नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप सरकार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सिस्टम का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ उद्धार नहीं हो सकता। भारत में 200 साल पुराना, 200 साल से भी पुरानी गाड़ी हम चला रहे हैं। कितना भी अच्छा पायलट क्यों ना हो, मोदी जी को, योगी जी को, किसी धामी जी को, या फिर हेमंत विश्व शर्मा को, या फिर मैं बात कहूं कि आजकल शुभेंदु अधिकारी, आप किसी भी फास्ट ड्राइवर को बिठा दीजिए, बहुत अच्छे पायलट को बैठा दीजिए, लेकिन गाड़ी ही जब नहीं चलती है तो कैसे चलेगी? कैसे वो उड़ा कर ले जाएंगे? गाड़ी बदलने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है नई गाड़ी खरीदना, नई गाड़ी बनाना। पुरानी को संभलवा कर थोड़ा बहुत इधर उधर पैच वैच लगाकर काम करना बहुत आसान होता है। आज जो मैं हमेशा से एडमिनिस्ट्रेटिव परिवर्तन की बात करता हूं और ये कहता हूं कि जो हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें संशोधन और सुधार की आवश्यकता है। आज एक आईएएस ऑफिसर ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में के बाद उन्होंने कहा मेरी सैलरी आधी कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे या फिर दूसरा काम देना चाहिए, जहां पर मैं काम करता हूं वहां मेरे पास काम नहीं है, मैं दिन में केवल 4 घंटे में वो काम कर लेता हूं, मुझे सुविधाएं भी नहीं चाहिए। मैं क्यों सुविधाएं ले रहा हूं? ये अधिकारियों को सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? हालांकि वो एससी समुदाय से आते हैं, शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं। लोगों का ये दावा भी है कि दिमाग कम किसी के पास है, किसी के पास बुद्धि छोटी है, कोई सोच नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। लेकिन रिंकू सिंह राही की बात जब हम करते हैं तो भले ही वो शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हों, लेकिन उन्होंने देश में एक ऐसा, मुझे लगता है कि पहली बार किसी ने चोट की है, पहली बार सरकार से कहा है कि भाई अधिकारियों के लिए क्यों ये सुविधाएं। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि मुझे या तो ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा जाए जहां काम हो, नहीं तो मेरी सैलरी आधी कर दी जाए, मेरी सुविधाएं खत्म कर दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं जब ड्राइव चला रहा हूं, जिस पद पर मैं बैठा हूं, जिस जिले में मैं बैठा हूं, वहां जब मेरे पास इंक्रोचमेंट तोड़ने का आदेश था कि भाई इंक्रोचमेंट खत्म करना है, तो इंक्रोचमेंट खत्म करते समय वहां के एक बड़े नेता ने मुझे इतना प्रताड़ित किया या मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि मैं अपना काम नहीं कर पाया। मैं जब वहां रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टिंग से मतलब जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि कौन सी इंक्रोचमेंट के पार्ट है, तब भी मुझे काम नहीं करने दिया गया। जब मैंने मानने से मना कर दिया, कानूनी दस्तावेज और कागज दिखाए, तो उसके बाद मुझे एडीएम न्याय भेज दिया गया। एडीएम न्याय का मतलब था कि अब मैं कुछ और दूसरे काम करूंगा, लेकिन वहां मेरे पास काम नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी और मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी से मतलब योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने कहा कि भाई मुझे आप या तो किसी दूसरे कैडर में भेज दीजिए, अगर यहां ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में काम मैं नहीं कर सकता तो मुझे किसी दूसरे कैडर में जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जिस पोस्ट पर मैं बैठा हूं उस पोस्ट के साथ मैं न्याय कर रहा हूं, तो मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वहां पर काम ही नहीं है। एडीएम न्याय के रूप में मेरे पास काम नहीं है, इसलिए मुझे यहां से चलाया जाए। अब आप उनके विषय में थोड़ा सा इतिहास समझेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये व्यक्ति है कौन। रिंकू सिंह राही एक दलित समुदाय से आते हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनके पिता एक छोटी सी आटा चक्की चलाते थे, बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई हुई, फिर वो पीपीएस यानी कि प्रोविंशियल पीपीएस कह रहे हैं, पीसीएस उत्तर प्रदेश का क्वालिफाई किया, प्रोविंशियल सर्विसेज में आए, प्रोविंशियल सर्विसेज में एसडीएम बना दिए गए। एसडीएम रहते हुए भी उन्होंने साइकिल पर चलना पसंद किया, बंगलों को रिनोवेट नहीं किया, जो जैसा बंगला मिला, जो जैसा घर मिला उसमें ही रहे, और सरकारी वाहनों का इस्तेमाल, मतलब वो आज की नौकरी नहीं कर रहे हैं, सरकारी उनका इस्तेमाल वो करते ही नहीं थे। अपने घर से साइकिल से आना या पैदल आना या फिर रिक्शा करके आना या फिर किसी दूसरे उससे आना, टेम्पो टैक्सी से आना, और ऑफिस में आने के बाद जब सरकारी काम के लिए जाना तब सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करना। अदरवाइज अपने घर में अपने परिवार के लिए सरकार की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अतिरिक्त जो सरकारी बंगला मिला हुआ था उसका भी रिनोवेशन नहीं करवाया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करवाया, ये कहते हुए कि भाई मुझे तो यहां रहना है, मैं थोड़े समय के लिए आया हूं, इसमें क्यों पैसा खर्च करना। ऐसे व्यक्ति ने लगातार कोशिश की कि वो आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करें,
वो आईएएस का एग्जाम देते रहे और आईएएस क्वालिफाई हो गए। आईएएस क्वालिफाई हो गए तो कैडर बढ़ गया और कैडर 2021 में बढ़ा तो फिर वो आईएएस की रैंक पर आ गए। अब इससे पहले शरीर में मतलब जब वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे तो उनके 7 गोलियां लगाई गई, 7 गोलियां उनको मारी गई, 7 गोलियां मारी गई, अंधाधुंध गोलियां उनके ऊपर चलाई गई। किस लिए चलाई गई? क्योंकि मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में वो अपनी पहली तैनाती में 83 करोड़ रुपए विशाल छात्रवृत्ति और पेंशन घोटाले को पर्दाफाश किया था। पहली उनकी नियुक्ति हुई 2009 में जब पीसीएस थे तो उन्होंने 83 करोड़ रुपए का घोटाला खोल दिया कि भाई ये छात्रवृत्ति के नाम से जो पैसा आता है वो कैसे चलता है। उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि छात्रवृत्ति घोटाला खुला था। रिंकू सिंह यादव ही रिंकू सिंह राही ही उसके नायक थे। उसके बाद उनके ऊपर 7 गोली मतलब अंधाधुंध गोलियां मारी गई, उनको 7 गोलियां लगी, उनकी एक आंख चली गई, एक बाजू चली गई, सब कुछ हो गया। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि वो अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक हो गए। चेहरे का आकार उनका बिगड़ गया, एक आंख की रोशनी भी उनकी चली गई, लेकिन उसके बावजूद जब ये सब चल रहा था इसमें तब वो आईएएस की परीक्षा दे रहे थे और आईएएस की परीक्षा उन्होंने क्वालिफाई की। क्वालिफाई करने के बाद भी उन्होंने कोई सुविधा नहीं ली। अब उन्होंने एक चर्चित पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा जालौन में एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात रहते हुए जब उन्हें लगा कि निष्पक्ष जांच जैसे अवैध निर्माण और नेताओं से जुड़े मामले रोकने के लिए उनका तबादला किया गया है और उन्हें केवल 4 घंटे का काम दिया जा रहा है, तो उन्होंने सरकार को 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा जब मुझे पूरा काम नहीं मिल रहा है तो जनता के टैक्स के पैसे से पूरा वेतन लेना मेरी नैतिकता के खिलाफ है। या तो मेरा वेतन आधा कर दिया जाए या मेरा ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पर कर दिया जाए जहां मैं काम कर सकूं। ये जो भारत में जो सिस्टम है आज की तारीख में, जो आईएएस बनना चाहता है, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता भी हूं, बच्चे आते भी हैं और इंटरव्यू के कुछ बोर्डों में भी बैठता हूं, पूछता हूं कि क्यों आईएएस बनना। तो पहले तो वो कहता है मुझे देश की सेवा करनी, फिर कहते हैं देश की सेवा। मैं पूछता हूं कि देश की सेवा तो आप कुछ भी करके कर सकते थे, आप इंजीनियर थे, आप बीटेक थे, तो देश की सेवा करने के लिए आपको आईएएस ही क्यों बनना? तब वो कहता है कि पावर पैशन जो इसमें है वो कहीं नहीं है। पावर पैशन का मतलब है कि वो जब चलेगा तो नेताजी क्या चलेंगे, वो चलेगा तो राजा क्या चलेंगे, आजकल तो राजाबाई है। ऐसी परिस्थिति में देश में ऐसे भी अधिकारी बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने इस पैशन पावर को स्वीकार ही नहीं किया। आपको याद होंगे कुछ नाम, मैं आपको याद दिलाता हूं, जो लोग पुराने होंगे उनको खूब सही से वो नाम याद होंगे। जैसे मैं बात करूं कुछ ऐसे नामों की जो कि खैरनार जैसे नाम है। आपको याद है खैरनार एक नाम हुआ करता था। खैरनार मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हुआ करते थे। 1990 का मामला है। एक चटाई और एक कंबल अपने साथ रखते थे, एक चटाई और एक कंबल अपने साथ रखते थे। उनकी बहन अभी भी बर्तन पोछा करती थी। वो एसटी समुदाय से जहां तक मुझे याद है आते थे, लेकिन जब वो कमिश्नर बने तो उनका बुलडोजर, सबसे पहले देश में सही से अगर किसी व्यक्ति ने बुलडोजर चलाना शुरू किया था तो वो खैरनार हुआ करते थे। खैरनार ने मुंबई में बुलडोजर चला और उस समय मुंबई में डी गैंग का शासन हुआ करता था। आप सोचो कि ऐसे ऐसे प्रकरण सामने आए थे। गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने हफ्ता वसूली हफ्ता देने से मना कर दिया था। और दाऊद इब्राहिम गैंग उस समय चरम पर था। मुंबई में त्रहिमाम हो रहा था। बहुत सारी फिल्में भी इस प्रकार की उसी जमाने में बन रही थी। संजय दत्त कहीं आ रहा था, कहीं कुछ, और ये दिखाया जा रहा था कि मुंबई एक ऐसा केंद्र बन चुका है जो कि डी गैंग का हब है। इस डी गैंग के हब का ही परिणाम लोग कहते हैं कि शाहरुख खान है, क्योंकि शाहरुख खान को एक्टिंग वैक्टिंग तो नहीं आती, लेकिन डी गैंग के प्रेशर की वजह से सब उसकी तारीफ करते हैं और उसको काम भी देते हैं, भले ही सारी फिल्में उसकी फ्लॉप चली जाएं। डी गैंग का कनेक्शन, क्योंकि शाहरुख खान के विषय में कहा जाता है रहने वाला तो दिल्ली का है, लेकिन उसका मामा वहां पाकिस्तान में रहता है और डी गैंग तो पाकिस्तान में ही सेटल था। ऐसे यहां सब होता रहा। आप सोचिए कि खैरनार ने दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंगें गिराना शुरू किया। जो अवैध कब्जे थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बात करने की भी, उनको स्ट्रक्चर गिराने शुरू करे, मेन बिल्डिंगों को गिराना शुरू किया। और खैरनार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका मानना था, खैरनार जी का मानना था कि वो केवल एक चटाई और एक कंबल लेकर चलने वाले लोग हैं और माँ बहन परिवार के लोग अभी भी बर्तन उर्तन मांज के दूसरों का काम करके काम चलाते हैं। सैलरी भी उनको जो मिलती थी वो बच्चों के लिए दान कर देते थे। और ये कहते थे खैरनार कि भाई देखो,
काम जो है वो काम करने के लिए हम आए हैं, ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं आए। इसलिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तभी करना जब मुझे लगेगा कि वाकई में सरकारी मशीनरी की आवश्यकता है। अदरवाइज मैं सरकार के पैसे का एक ढेला भी दुरुपयोग नहीं करने वाला। ऐसे ही कोई नाम अशोक खेमका का हुआ करता था, साइकिल से चला करते थे, पुरानी गाड़ियां उनके पास, पुरानी गाड़ियों पर चला करते थे, कभी लाल बत्ती लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। अब लोग आरोप कुछ भी लगाएं, लेकिन ये ऐसे नाम हैं कि वो जहां प्रवास पर भी जाते थे तो टीए भी एक एक पैसे का हिसाब रखकर रखा जाता था। संजीव चतुर्वेदी का नाम उत्तराखंड से आता है। संजीव चतुर्वेदी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के व्यक्ति थे। बहुत जो जंगलों में जो खनन का काम था, खनन पर उन्होंने लगा दिया। उसके बाद उनको एम्स में ट्रांसफर कर दिया। एम्स में उन्होंने 20-30 लाख रुपए का खेल बाहर निकाल दिया। उनको रैमसे से पुरस्कार मिला 20 लाख रुपए का, वो भी सरकार के पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दिया था। इसके बाद बीआईबी कल्चर को दूर करने के नाम से वो जाने जाते हैं। एम्स दिल्ली में सीवीओ रहते हुए उत्तराखंड में तैनाती के दौरान उन्होंने कभी गनर या अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड की रुचि नहीं दिखाई। वे बेहद साधारण फ्लैट में रहते थे और सरकारी वाहन का इस्तेमाल केवल आधिकारिक काम के लिए करते थे, अपने व्यक्तिगत के लिए काम के लिए नहीं। आप सोच के देखिए कि ऐसे अधिकारी भारत में रहे हैं, ऐसी बड़ी संख्या रही है, लेकिन इनका सबका हाल ये रहा है कि अगर इनकी 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी में कभी कभी 40-40 ट्रांसफर हुए हैं, यानी कि 1-2 महीने पर भी ट्रांसफर हुए। जिस पोस्ट पर गए इन लोगों ने खोलना शुरू किया। जो इनकी ड्यूटी लायबिलिटी है, जिसके लिए ये चुने गए, जिसके लिए ये मशीनरी जानी जाती है, उसका काम ईमानदारी से अगर इन्होंने किया तो इनको उसके पारितोषिक के रूप में पॉलिटिकल प्रेशर मिला, इनके ऊपर गोलियां चली और इनको खत्म करने का प्रयास हुआ। और फिर इनकी पोस्टिंग ऐसी की जाने लगी जहां कोई काम ही नहीं। अब आइए और चले जाइए, आपको सरकार तनख्वाह फ्री में देगी। रिंकू सिंह उन्हीं में से एक हैं जिनको वो कह रहे हैं कि सरकार हमें फ्री में तनख्वाह क्यों दे रही है। हमें कोई ऐसी जगह लगाइए ना जहां काम हो। अगर इनको ऐसी जगह लगा देंगे जहां काम हो तो ये तो सुधारात्मक व्यक्ति हैं, ये तो सिस्टम के पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में जहां 100 में 99 चोर, आप देखिए ऐसा कहते हैं लोग, भारत देश महान जहां 100 में से 99 बेईमान। ऐसा भारत देश महान जहां 100 में 99 बेईमान। अब ये एक अकेले जहां 99 बेईमान हो, वहां एक अकेले क्या करेंगे? वीआईपी कल्चर को ये छोड़ भी देंगे। वीआईपी कल्चर इन्होंने छोड़ ही दिया, जो नहीं होना चाहिए। सर आप सोचो, जिसने भारत में मशीनरी बनाई, उन देशों में जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स मतलब जो कर्मचारी हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई लग्जरी व्यवस्था नहीं है। वो ट्यूब से आते हैं, सरकारी काम करते हैं। सरकारी नौकरी के दौरान जितनी देर के लिए सरकारी काम के लिए वाहन की जरूरत होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी अगर पूलिंग की आवश्यकता पड़ी तो पूलिंग की जाती है। और उसके बाद वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अपना बैग, जब उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो अपना बैग उठाएगा और वो पैदल बाहर जाएगा, ट्यूब पकड़ेगा और अपने घर जाएगा, क्योंकि ये एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम देश के मालिक हो। भारत में ये उल्टा होता रहा, क्योंकि भारत में ये एहसास या तो होता रहा या करवाया गया। एक बार चर्चिल की बात मुझे याद है, शायद चर्चिल, आप लोगों को अगर सही से पता हो तो उसको मुझे करेक्ट करिएगा। ऐसा कहते हैं कि चर्चिल से पूछा गया कि भाई आपके यहां सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा, अगर सही मायने में मैं बताऊं तो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, भारत का वॉइसरॉय से ज्यादा मजबूत कोई व्यक्ति नहीं। जब उनसे आगे पूछा गया कि भारत के वॉइसरॉय, पहले तो भारत बड़ा कंट्री है, दूसरी इकोनॉमी बड़ी है, तीसरी स्टाफ बड़ा है और बड़े देश पर शासन कर रहे हैं, और जो उन्होंने नहीं बताया वो ये था कि वो भ्रष्टाचारी मशीनरी जो तैयार की गई है उसका वो मालिक है। माल भी उसके पास है, पावर भी उसके पास है, पैशन भी उसके पास है, सेना भी उसके पास है और बड़े देश पर वो कब्जा किए हुए हैं। अगर वॉइस रॉय ऑफ भारत उनकी नजर में सबसे मजबूत आदमी माना जाता है तो उसका कारण था वो भ्रष्ट मशीनरी जो बेवेरिन मॉडल के आधार पर तैयार की गई थी। वो भ्रष्ट मशीनरी बेवेरिन मॉडल की, उसको ही हमने कंटिन्यू रखा। और वो जो कि नौकर यहां पर मालिक बनाकर भेजे गए थे, जब यहां के नौकर उसमें बैठे तो वो भी मालिक ही हो गए। हमने नौकरों को नौकर घोषित ही नहीं किया या एहसास भी नहीं होने दिया कि वो नौकर हैं।
वो तो देश के मालिक हो गए, और देश के मालिक हो गए तो बाकी सब कर्मचारी और नौकर हो गए। तो फिर ये स्वाभाविक है कि अगर उनको ये एहसास नहीं होगा कि मैं देश का सेवक हूं, अगर इन अधिकारियों को एहसास नहीं होगा कि मैं यहां कर्मचारी हूं, सेवक के लिए आया हूं, तो फिर स्वाभाविक है कि उनको कभी रेड कार्पेट से नीचे पैर रखने का अवसर नहीं होता, जमीन पर देखने की आदत भी नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में अगर कहा जाए तो फिर जब हम रिंकू सिंह की बात करते हैं तो ऐसे लोग, जब हम खैरनार की बात करते हैं, जब हम खेमका की बात करते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल की बात करते हैं, या फिर हम बात संजीव चतुर्वेदी की करते हैं, ये लोग अपनी फील्ड में सही मायने में जो इनकी स्थिति है उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं तो इनके ऊपर गोलियां चलती हैं, इनके ट्रांसफर होते हैं, इनको प्रताड़ित किया जाता है, इनके खिलाफ कंप्लेंटें होती हैं, इनके खिलाफ विभागीय इंक्वायरियां बैठाई जाती हैं, और फाइनली इसी में इनकी सेवा पूरी निकाल दी जाती है। ऐसी भ्रष्ट मशीनरी को, ऐसी लापरवाह मशीनरी को, ऐसी मशीनरी को आप बदलना नहीं चाहेंगे? कौन बदलेगा? मुझे ये नहीं समझ में आता। कौन ऐसा शूरवीर सरकार में पुरोधा है जो इनको बदल सकता है? अभी पिछले 80 साल में तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया जो इनको बदल सकता है या सिस्टम बदलने की कोशिश कर रहा हो। आगे कोई बैठ जाए तो मैं बता नहीं सकता। आज एक भी शासक, चाहे वो राज्य का हो चाहे देश का हो, एक भी शासक मुझे ऐसा नहीं लगता जो इस मशीनरी को सही कर सकता है या इस मशीनरी को सही करने की स्थिति रखता है या मानसिक रूप से तैयार है कि भारत की मशीनरी को सही किया जाएगा। लेकिन रिंकू सिंह राही जैसे लोग सुर्खियां तो बनाते हैं पर ये काम नहीं कर पाते। देखना यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, इनको काम मिलता है नहीं मिलता है, इन्होंने जो कल्चर सेट किया क्या उस कल्चर को प्रदेश के अंदर लागू करवाया जा सकता है। ये बहुत सारे विषय हैं। अगर मशीनरी को सही करना है और देश को आगे बढ़ाना है तो 200 साल पुरानी मशीनरी को बदलकर नई मशीनरी करनी पड़ेगी, तभी आधुनिक मशीनरी के अनुसार हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश का कुछ लाभ करवा सकते हैं। अन्यथा कितना ही अच्छा पायलट क्यों ना हो, कितना ही अच्छा एयरपोर्ट क्यों ना हो, अगर वो प्लेन पुराना है तो आखिर वो क्या कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।